नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद केके में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास। तीसरे कवि हैं श्री कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी की आपके सिलेबस में 12th क्लास के +2 क्लास में 2 कविताएं हैं। दोनों तीसरे जो कवि है कुंवर नारायण, इन्हीं की कविताएं हैं। यानी एक ही अध्याय आपका, एक ही पाठ कह सकते हो, एक ही जो कविता है उसी के अंदर इसके 2 कविताएं अलग अलग काव्य संग्रह से ली गई हैं। पहला इसका जो कविता है वो कविता के बहाने, ये पहली कविता है और ये इन दोनों काव्य संग्रह से ली गई है। ये हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। दूसरी इनकी है बात सीधी थी पर, ये कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। ये इनका जो काव्य संग्रह है उसमें से ली गई है। काव्य संग्रह है ये, काव्य संग्रह। देखो काव्य और काव्य संग्रह में फर्क होता है। काव्य का मतलब कविता होती है छोटे, और काव्य संग्रह के अंदर उसकी बहुत सारी कविताएं होती है। कवि की काव्य संग्रह के अंदर, एक काव्य संग्रह के अंदर कई कविताएं होती हैं। तो बात सीधी थी पर कुंवर नारायण द्वारा रचित है और इसका कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। और पहली जो कविता कविता के बहाने, ये इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई थी। इसके बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से हमने अच्छी कविता के सरलार्थ किए थे। आज हम इसकी हमारी जो दूसरी क्लास है, बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें बिल्कुल छोटी सी कविता है आपकी। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब कवि ने हमें बताया है कि हमें अपनी बात कहने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए इतने ज़्यादा कठिन शब्दों का या जटिल शब्दों का या चमत्कृत शब्दों का या बहुत ज़्यादा डीप गहरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जानबूझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो भाषा के महत्व को समाप्त कर दे, हमारे कहने के अर्थ को ही समाप्त कर दे। तो कवि ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी कविता के माध्यम से बताया है कि बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। तो सबसे पहले तो हमें प्रसंग लिखना होता है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 है, क्योंकि हमारी पुस्तक का नाम आरोह भाग 2 है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बात सीधी थी पर नामक कविता से ली गई है। यह कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें कवि ने भाषा के महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया है कि हमें अपनी बात को सरल शब्दों में कहने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे सामने वाले को यानी सुनने वाले को या पाठक को या श्रोता को हमारे कहने का भाव यानी जो हम बात कहना चाहते हैं वो सरल शब्दों में स्पष्ट समझ में आ जाए। कवि ने बताया है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बिल्कुल इसमें सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, कोई ज़्यादा बहुत मुश्किल शब्द नहीं है। बिल्कुल हमारे कल्चर के लोक प्रचलित शब्दों का इसमें कवि ने प्रयोग किया है। कवि ने कहा है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब कवि कहता है कि मेरी जो कहने का जो भाव था, मेरी जो बात करने की शैली तो बिल्कुल सीधी सादी थी, सरल भाषा में मैं बात करना चाहता था। पर एक बार कहता है एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा के चक्कर का मतलब है मैं अपनी बात को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के माध्यम से, कि ताकि मेरा कहने का या मेरी जो कविता है वो लोगों पर प्रभाव छोड़ दे, लोगों को अच्छी लगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंसने का मतलब मुश्किल में पड़ जाते हैं, यानी वो जो भाषा का जो कथन है, एक प्रकार से भाव है, वो समाप्त हो जाता है, यानी उसकी भाषा है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। टेढ़ी फंसने का मतलब बहुत ज़्यादा कठिन हो जाना या जटिल हो जाना शब्द। वो चाहता तो था कि आसान शब्दों में बताना चाहूँ, लेकिन वो भाषा के चक्कर में, अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में उसके जो शब्द है वो इतने ज़्यादा मुश्किल हो गए कि उसकी बात पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गई, जटिल हो गई। उसे पाने की कोशिश में, यानी कवि इसमें कहता है कि उसे पाने की कोशिश में, यानी जो मेरी बात थी, मेरी जो भावनाएं थी, मेरे जो शब्द थे, मैं उसको फिर से प्राप्त करने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। यानी कहने का मतलब कवि ने उसमें सारी प्रयत्न करता है, वो उल्टता भी है पलटता भी है, यानी शब्दों को वो बदलता है, अपनी भाषा को फिर से पाने की कोशिश करता है। तोड़ा मरोड़ा, वो शब्दों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है। घुमाया फिराया, शब्दों को आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, वो हर प्रकार की अपनी भाषा को प्राप्त करने की, अपनी बात को कहने की कोशिश करता है कि बात या तो बने। कवि कहता है कि या तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मेरी जो बात है, जो मेरा विषय है, जो मेरी शैली है, जो मेरे शब्द हैं, या तो वो बन जाए, यानी मेरे कहने का भाव स्पष्ट हो जाए,
या फिर भाषा से बाहर आए, यानी जो भाषा से बाहर आने का मतलब है जो मेरी भाषा जटिल हो गई है, जो मुश्किल हो गई है, जो पेचीदा हो गई है, जो फंस गई है मेरी भाषा, वो उससे कहता है मैं बाहर आ जाऊं, बाहर निकल जाऊं, जैसा पहले था वैसा ही बन जाऊं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ देखो यहाँ पे चलो इसमें विशेष की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ कहता है मैं जो बात कहना चाहता था, मेरे जो शब्द थे, जो भाषा की अभिव्यक्ति का जो मेरा माध्यम था, उसके साथ साथ बात और भी पेचीदा का मतलब मुश्किल हो जाना, जटिल हो जाना, गंभीर हो जाना। कहता है मेरी बात पहले से ज़्यादा गंभीर हो गई, मुश्किल हो गई, खतरनाक हो गई। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, अब कभी इसमें आगे कहता है कि मैंने अपनी जो सारी की सारी मुश्किल है, मुश्किल का मतलब जो कठिनाई का समय था, मेरी भाषा जो गलत हो गई थी, मैं रास्ते से भटक गया था, उन सारी मुश्किलों को धैर्य का मतलब एक प्रकार से आराम से सोचने समझने की जो शक्ति होती है, संयम के साथ समझे बिना ही, यानी कहता है मैंने जो हौसला है, एक प्रकार से सोचने समझने की शक्ति है, मेरा जो खुद का दिमाग था वो सारा कुछ मैं भूल गया, उस समय मुझ में इतनी कोई शक्ति नहीं थी, कोई भी ऐसा मेरे अंदर संयम का भाव नहीं था। कहता है मैं उस बात को समझे बिना ही मैं पेंच को खोलने की बजाय, यहाँ पे देखो पेंच शब्द आया है। अब देखो पेंच शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं? पेंच एक प्रकार की कील होती है जिसके अंदर चूड़ी होती है। एक तो कील होती है जिसको हम सीधा दीवार में ठोक देते हैं, एक पेंच होता है जिसमें चूड़ी होती है, फिर उसको हम कस के उस दीवार के अंदर उसको ठोक देते हैं, और एक सीधी कील होती है जिसको हम किसी चोट से या धक्के से या मजबूती से या बाहरी दबाव से उसको अंदर ठोकते हैं। दोनों में फर्क यही होता है। तो देखो इसमें कवि कहता है कि मैं पेंच को खोलने की बजाय, जिस प्रकार कोई मैकेनिक या कोई कारीगर उस पेंच को खोलने की बजाय बेतरक कसता चला जा रहा था, उसी तरीके से मैं अपनी बात को मतलब सहजता से कहने की बजाय उसको मुश्किल के साथ, बड़ी जटिलता के साथ कहने जा रहा था। इसमें कवि ने इसके माध्यम से अपनी भाषा की बात को स्पष्ट करना चाहा है कि जिस प्रकार एक कारीगर, एक हाथ से कर्म करने वाला व्यक्ति या मैकेनिक अपनी जो पेच है उसको बाहर खोलने की बजाय उसको अंदर जोर जबरदस्ती उसको कसे जा रहा है, इसी प्रकार कवि भी अपनी भाषा को सहजता से कहने की बजाय, सरल शब्दों में कहने की बजाय उसमें और जटिलता लेकर आ रहा है। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। यानी इसमें कवि कहता है कि इस कर्तव्य का मतलब जो काम कर रहा था, कौन सा काम? अपनी भाषा को जटिल कहने के, प्रभावशाली बनाने के जो नए नए शब्दों का, जो मुश्किल शब्दों का प्रयोग वो कर रहा था, यानी सरलता से, सहजता से दूर जा रहा था। कहता है इस कर्तव्य पर, इस विचित्र खेल के ऊपर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीन का जो तमाशा देखने वाले जो लोग होते हैं, तमाशा देखने वाले जो लोग होते हैं उनकी शाबाशी और वाह वाह। एक प्रकार से वो लोग मेरे इन शब्दों पर मुझे शाबाशी दे रहे थे, मेरी हौसला अफजाई कर रहे थे, मेरी प्रशंसा कर रहे थे। यानी एक प्रकार से यहाँ पे कवि को वो गलत मार्ग पर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। यानी देखने वाले जो दर्शक लोग हैं, तमाशबीन जो लोग हैं, वो सोचते हैं कि कवि अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वास्तव में मैं अपनी भाषा से, अपनी सहजता से, सरलता से भटक रहा था और जटिल शब्दों का प्रयोग कर रहा था। अब इसमें आगे कवि कहता है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। अब इसमें कवि कहता है कि आखिरकार जब वो अपनी बात को सहजता से नहीं कह पाता और उसको एक पेच की तरह बिल्कुल जटिलता से कसे जा रहा है, अपनी बात को जटिल शब्दों में प्रस्तुत कर रहा है, तो कहता है आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। यानी जो मैं अपनी बात को सहजता से नहीं कह पा रहा था, प्रकट नहीं कर पा रहा था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जिस प्रकार यहाँ देखिए, फिर वापिस आ जाइए, जिस प्रकार पेच को जबरदस्ती कसने से उसकी चूड़ी मर जाती है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसी तरीके से कवि ने जिस प्रकार जटिल शब्दों से अपनी बात प्रस्तुत की है, उसके क्या हुआ, उससे जोर जबरदस्ती यानी भाषा से जबरदस्ती करने से, भाषा में जटिल शब्दों का प्रयोग करने से, सहजता से भटक जाने से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मरने का मतलब बात का प्रभाव समाप्त हो गया, उसका महत्व समाप्त हो गया, कथ्य कहने का भाव है वो अलग हो गया, बदल गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी।
और मेरी जो बात है वो भाषा के महत्व से भटक गई और मेरे कहने का भाव है उससे अलग हो गई, जिससे मेरे कहने का भाव है बेकार हो गया, कोई काम का नहीं रहा। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब कवि निराश हो गया है, हार गया है, क्योंकि अपनी बात को वो सहजता से नहीं प्रकट कर पा रहा है, इसलिए वो हार मान लेता है और उसने अंत में वही काम किया जो एक मैकेनिक करता है, पेज को खोलने की बजाय उसे ज़बरदस्ती कस देता है। तो कवि उसी प्रकार उस अपनी बात को एक कील की भांति ज़बरदस्ती ठोक देता है, यानी वो बिना किसी भाव के, बिना किसी सहजता से अपनी बात को कह देता है, रख देता है। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था। जिस प्रकार एक जो पेच है उसको ज़बरदस्ती दीवार में ठोकने पर वो बाहर से तो ठीक दिखाई देता है देखने वालों को, लेकिन जो अंदर से उसकी, क्योंकि पहले से ही चूड़ी मर गई है और जो अंदर से उसमें न तो कसाव रहता है, यानी जिस काम के लिए हम पेच को दीवार में ठोकते हैं, लगाते हैं, जिससे उसका प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, अंदर से ढीला ढाला हो जाता है और थोड़े समय बाद वो बाहर निकल जाता है, यानी उसका महत्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार कवि कहता है कि मेरे जो कहने की भाव, यानी जो मेरी भाषा थी वो दिखने में या पाठकों को तो ठीक लगती थी, ठीक ठाक लगती थी, पर अंदर से, यानी जो गहराई में कर जाते हैं, उसके अर्थ पे जाते हैं, कहने के भाव पे जाते हैं और शब्दों के अर्थ पे जाते हैं, तो कहता है ना तो उसमें कसाव था न ताकत थी, यानी न ही उसमें मेरी बात में किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकलता था और बात की जो सहजता है वो बिल्कुल समाप्त हो गई थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, और कवि जो बात कहना चाहता है उसको सही ढंग से नहीं कह पाता है, इसलिए जो बात है वो एक शरारती बच्चे की तरह कवि से खेल कर रही है, क्रीड़ा कर रही है, अटखेलियाँ कर रही है, और वो उसका हंसी उड़ाते हुए क्या कहती है, मुझे पसीना पहुँचते देखकर, क्योंकि जो कवि है वो परेशान हो गया है एक प्रकार से, उसने हौसला छोड़ दिया है और वो इतनी मेहनत करने के बाद भी अपनी बात को सहजता से नहीं प्रकट कर पा रहा है। कवि मेहनत करने के बाद जो उसको पसीना आता है एक प्रकार से, उसका जो डरा हुआ, सहमा हुआ सा जो भाव है उसको देख करके पूछा, किसने, बात ने, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अब इसमें कवि कहता है कि जो बात है वो कवि से प्रश्न पूछती है एक प्रकार से, और व्यंग्यात्मक शैली में क्या कहती है कि क्या तुमने भाषा को, अब कवि से देखो कितना बड़ा सवाल किया है, सहूलियत, सहूलियत का मतलब होता है आसानी से, सहज भाव से, सरलता से, बरतना, बरतना का मतलब व्यवहार में लाना, प्रयोग में लाना, क्योंकि कवि का मतलब, कवि अपनी कविता का जो शीर्षक रखता है, अपनी कविता लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले वो पाठक का ध्यान रखता है, श्रोताओं का ध्यान रखता है, दर्शकों का ध्यान रखता है कि उसकी कविता एक सही अर्थ से एक सही संदेश लोगों को दे और उसकी कहने का जो भाव वो सार्थक हो जाए। इसीलिए जो बात कहती है कवि से, सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। बरतना का मतलब, सहूलियत का मतलब आसानी से, बरतना का मतलब व्यवहार में, यूज में लाना, उसको प्रयोग में लाना, अर्थ की दृष्टि से सही हो जाना। तो कहता है आपने उसको कभी नहीं सीखा। क्या आपने कविता लिखना या कविता के कहने का जो माध्यम होता है उस प्रकार को नहीं सीखा है। इस प्रकार से जो कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है, कहने का प्रयास भी किया है, बताने का प्रयास भी किया है कि हमें अपनी बात को बिल्कुल सरल शब्दों में कहने का प्रयास करना चाहिए, जिससे पाठक को आसानी से अपनी बात है वो समझ में आ जाए, या हमारे जो कहने का भाव है वो स्पष्ट हो जाए, इससे पाठक को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और हमारी बात है वो सहजता से, सरलता से, बिल्कुल स्वच्छ भाव से, स्वच्छ मन से हम अपनी बात कह सकें। तो ये आपकी कविता थी, बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। ये बिल्कुल सही बात है कवि की कि हमें अपनी बात बिल्कुल सहज भाव से कहना चाहिए, किसी प्रकार के अनावश्यक या ढोंग ढंगोसले का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हम अपने विषय से भटक जाएं, हमारे कहने का भाव है वो स्पष्ट ही ना हो पाए और हम अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते रह जाएं अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में। कई बार हमने देखा होगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल सरल भाषा में बात कहते हैं और अपना जो प्रभाव है वो लोगों पे छोड़ देते हैं, और वास्तव में वही सभी सच्चे मायनों में सही वक्ता होते हैं जो अपनी बात को बिल्कुल सहज भाव से पाठक के मन तक पहुंचा देते हैं और वो उसको अंतर मन से सुनते हुए हैं। तो श्रोता तभी अच्छे होते हैं जब वक्ता अच्छा होता है। तो कवि ने यही बात हमें समझाने की कोशिश की है। तो आपकी कुंवर नारायण द्वारा रचित दोनों कविताएं हो चुकी हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस कविताओं से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी आपको नई वीडियो मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे दे और आप हमारी नई वीडियो देख सकें। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज की हमारी वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।